हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेस्ट स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हमारा उसका काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा ही जाएगा। और इस समय हमारा देश उससे जूझ भी रहा है काफी ज्यादा। हम बार बार बात करते हैं जीडीपी, भारत देश की जीडीपी गिरती जा रही है, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ग्रोथ कर रही है। ठीक है, क्या है ये, होता क्या है जीडीपी, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, नेशनल इनकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है? जैसे हमारे फैमिली की भी क्या होती है, इनकम होती है ना, कि हमारे पूरे परिवार की इनकम है। मान लीजिए फादर हैं कमाने वाले, कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं कुछ, बेटा है वो भी कुछ अर्न कर रहा है। ठीक है, फॉरेन के अंदर एक बेटा और रहता है, वो भी कुछ अर्न कर रहा है। परिवार की टोटल इनकम कितनी है, कितना खर्चा हो रहा है, सब निकालने के बाद कितना पैसा बच रहा है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। कहते किसे है नेशनल इनकम? कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में गुड्स एंड सर्विसेज का कुल मूल्य, टोटल प्राइस, क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। एक फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कौन सा होता है हमारा? वित्तीय वर्ष, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा क्या है? भारत देश का वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है। होता है जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। हमारे कॉलेज का, स्कूल का ईयर होता है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, अप्रैल में एग्जाम होते हैं, फिर 2-3 महीने की वेकेशंस होती हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे इंडियन का, भारत देश का जो इकोनॉमिक की बात करें, उनका फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो भी नया बिजनेस शुरू होता है, नई स्कीम, नई प्लान, नई योजना लाई जाती है, वो 1 अप्रैल से लागू होती है और 31 मार्च पर क्या होती है? उसकी क्लोजिंग होती है। 1 अप्रैल से ही हमें अपना टैक्स का जो होता है कलेक्शन वगैरह स्टार्ट करना होता है। 31 मार्च तक हमें अपने 1 साल के अंदर जितना भी हमने टैक्स कमाया है, जितना हमने पैसा कमाया है, उसका हमें भारत सरकार को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो कौन से 1 ईयर का टैक्स देना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, टोटल प्राइस, क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर बात करें तो गुड्स बिकता है और सर्विस बिकती है। गुड्स का मतलब कोई वस्तु होगी, कोई पेन होगा, कोई मार्कर होगा, कोई कैमरा होगा, कोई फोन होगा, एलईडी होगी, एसी होगा, ट्यूबलाइट होगी, वो सभी क्या है? गुड्स है। सर्विसेज का मतलब जैसे होटल में खाना खाने गए, एजुकेशन ली, बैंकिंग हो गई। अभी देखा होगा करवा चौथ गया है तो हमने पार्लर में गए थे, पार्लर में हमने क्या ली थी? सर्विस ली थी। क्या पार्लर वाले ने हमें कोई चीज दी थी? नहीं दी थी, उसने हमें सर्विस दी थी अपनी। हॉस्पिटल में गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, बैंकिंग में गए, एलआईसी में गए, इन सभी ने हमें क्या दी थी? सर्विस दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो गुड्स एंड सर्विस का जो टोटल प्राइस है, जो कुल मूल्य है, वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो हमने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विस का टोटल प्राइस कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। क्लियर हुई आपको चीज? जितना मैंने जो प्रोडक्शन किया, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस हम क्या करेंगे? भारत देश में प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। प्रोडक्शन होगी तो उनका क्या होगा? जो फाइनल गुड्स का जो फाइनल प्राइस कहलाता है,
वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। पहली चीज तो ये पता चली। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत देश के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सबसे पहले किसने की? गणना, कैलकुलेशन सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी, इन्होंने सबसे पहले भारत देश में क्या की थी? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी। कब की थी? कोई साल रहा हो, कब की थी? इन्होंने की थी 1868 में। 1868 में दादा भाई नेरोजी ने क्या की थी? सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। जैसे मैंने कहा कि आपके फादर की इनकम है 50,000 रुपए, एक बेटा और कमा रहा है, उसकी इनकम है 20,000 रुपए। कितना पैसा हो गया? 70,000 हो गया। अब उसके अंदर कुछ घर का रेंट जा रहा है ना, कुछ जो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं, या जिसे कहते हैं डेप्रिशिएट्स, पढ़ेंगे आगे डेप्रिशिएट क्या होता है। अगर वो हम निकाल दें और मान लीजिए हमारी इनकम सब कुछ निकालने के बाद खर्चा वगैरह जो भी हमारी है, मूल्य ह्रास जिसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद मान लीजिए हमारी टोटल इनकम बची है 40,000 बची है, और घर में मेंबर हैं 4, तो 4 मेंबर हैं, इनकम कितनी है? टोटल 40,000 है। तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पर पर्सन की इनकम आ जाएगी कि एक व्यक्ति के पास कितना कितना पैसा आ सकता है। एक हम कैलकुलेट आइडिया लगाते हैं, मिलता नहीं है ऐसा। राष्ट्रीय आय जो है ये मिलती नहीं है हमें, ये कैलकुलेट करते हैं कि भारत देश के अंदर इतना उत्पादन हो रहा है, या भारत देश के बाहर जो इंडियंस रहते हैं वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स का कर रहे हैं, कि अगर वो पैसा भारत देश की जनसंख्या के अंदर बांटा जाए तो कितना कितना पैसा कितना कितना को मिलेगा। ठीक है ना। वो कहता ना कि अभी आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच में कहा था कि स्विस बैंकों के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक है, वहां पर इतना बैंकों के अंदर इतना पैसा ब्लैक मनी जमा है, इतनी ब्लैक मनी जमा है स्विस बैंकों के अंदर, कि अगर वो पैसा भारत में आ जाए तो हर व्यक्ति के बैंक खाते में कितना कितना पैसा आ जाएगा। सुनिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं दूंगा, ध्यान रखना, मैं कोई पैसा नहीं दे रहा किसी को भी। ठीक है, आपके पास है तो मुझे डोनेट कर देना। ठीक है, तो कहने का मतलब मोदी जी ने क्या कहा था कि स्विस बैंकों के अंदर इतना ब्लैक मनी जमा है भारतीयों का, इंडियंस का, कि अगर वो पैसा इंडिया में आ जाए, भारत के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए उसके खाते में आ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा था। ठीक है, ना मैं दे रहा हूं, देना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पर कॉल करके आप अपना जो भी डोनेशन वगैरह है आप दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। उसी प्रकार से नेशनल इनकम के दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कैलकुलेशन की थी। उस समय उन्होंने बताया था भारत देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है। तो भारत की वार्षिक, ध्यान रखना हमेशा, जो नेशनल इनकम होती है या कैलकुलेशन की जाती है वो एनुअली की जाती है, वार्षिक की जाती है। हम भी अगर कई बार कहते हैं कि हमसे पूछते हैं कि आपका सैलरी कितनी है, तो हम बताते हैं कि एनुअल बताते हैं कि हमारा साल का इतना पैकेज है, 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, हमारा एनुअल पैकेज है इतना ये। ठीक है, ध्यान रखना, साल, हमेशा जब भी नेशनल इनकम की बात करेंगे हम वार्षिक बात करेंगे, एनुअल बात करेंगे, पूरे साल की बात करेंगे। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो उस समय 1868 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने भारत देश की जब नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की गणना की, उस समय पूरे भारत देश की राष्ट्रीय आय कितनी थी? भारत देश की राष्ट्रीय आय, वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय, एनुअल इनकम कितनी थी?
तो भारत की एनुअल इनकम थी साथियों 340 करोड़ रुपए। कब की बात कर रहा हूं मैं साथियों, ध्यान रखना है 1868 की बात कर रहा हूं। आजकल तो ये कोई वैल्यू नहीं है 340 करोड़, है ना, इतना तो एक व्यक्ति के पास है। 340 करोड़, इतने तो घोटाले हो जाते हैं। इतना क्या, इससे 10 गुना के तो हमारे इंडिया में घोटाले हो जाते हैं, है ना। ऐसे अब देखा होगा स्कैम हो रहे हैं इतने सारे। उस समय की बात करें तो पर पर्सन इनकम कितनी थी, पर पर्सन इनकम आपको बताया है, आगे पढ़ेंगे हम अभी डिटेल में, आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। एक बार हम पढ़ेंगे आगे जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर पर्सन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी इन्होंने, 20 रुपए बताई थी साथियों वार्षिक। फिर कह रहा हूं मैं एनुअल है ये, एनुअल। सुन के आपको लग रहा हो सर 20 रुपए उस समय एक साल। आप ये देखो ना ईयर, हम 1868 की बात कर रहे हैं, 1868 की बात कर रहे हैं। उस समय एक व्यक्ति की साल की एनुअल इनकम कितनी एवरेज लगाई थी, 20 रुपए थी वार्षिक। आजकल तो 20 रुपए का एक मतलब कुछ क्या कहें, कुछ भी नहीं आता। आने को तो बहुत कुछ आया था अगर बात करें तो, लेकिन एक उस समय 20 रुपए एनुअल इनकम थी, इससे वो घर का खर्चा चलाते थे। आजकल तो 20 रुपए के अंदर आलू भी नहीं आ रहा, प्याज भी नहीं आ रहा, है ना, क्या करें बताओ। तो दोबारा सुन लीजिए, भारत देश में सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसने की, दादा भाई नेरोजी ने की थी। याद होगा दादा भाई नेरोजी ने एक बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। याद रखना ये बुक, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी थी, दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। और नेशनल इनकम की सबसे पहले जनगणना दादा भाई नेरोजी ने कब की थी, 1868 में की थी। उस समय इन्होंने भारत देश की एनुअल इनकम बताई थी 340 करोड़ रुपए, और पर पर्सन इनकम, प्रति व्यक्ति आय बताई थी इन्होंने 20 रुपए वार्षिक बताई थी। ठीक है, तो शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने भारत देश के अंदर राष्ट्रीय आय की। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद बात करें कि पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक कथन, वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय का सबसे पहला जनगणना किसने की, गणना किसने की थी, वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी वी के आर राव ने, वी के आर राव ने की थी। कब की थी, 1931-32 के फाइनेंशियल ईयर में की थी सबसे पहले वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना। भारत देश में सबसे पहले किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और वैज्ञानिक तौर पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी वी के आर राव ने 1931-32 के फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष के अंदर की थी। ठीक है, पहले कोई कमेटी नहीं थी, इंडिविजुअल तरीके से अपने हिसाब से कर ली जाती थी, क्योंकि भारत देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद हमने क्या किया, नई कमेटी बनाई, राष्ट्रीय आय समिति। आजादी के बाद हमने राष्ट्रीय आय समिति बनाई, नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी बनाई। कब बनाई, 1949 के अंदर नेशनल इनकम कमेटी बनाई थी, राष्ट्रीय आय की क्या बनाई थी हमने, समिति बनाई थी। और ये नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी पीसी महालुबोनिस ने, पीसी महालुबोनिस ने की थी नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना। कमेटी की अध्यक्षता थी, मतलब अध्यक्षता कह दो, इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, पीसी महालुबोनिस ने की थी नेशनल इनकम कमेटी की। पीसी महालुबोनिस वही है साथियों, आपको बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था वो कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, तो सेकंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, पीसी महालुबोनिस मॉडल पर क्या थी, बेस्ड थी, आधारित थी। ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी
की सिफारिश पर भारत देश में क्या की गई थी, सीएसओ की क्या की गई, स्थापना की गई, नेशनल इनकम कमेटी। मैं आपको यहां पे थोड़ा और फिर ढंग से लिख देता हूं। आजादी के बाद भारत देश के अंदर राष्ट्रीय आय समिति की क्या की गई, स्थापना कब की गई थी, 1949 में। नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई थी, 1949 में क्या की गई साथियों, इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना की किसने थी, इसकी स्थापना की थी पीसी महालुबोनिस ने, पीसी महालुबोनिस ने की थी। और इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर क्या की गई, सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था कि क्या की गई, स्थापना कब की गई थी, 1951 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई, स्थापना की गई 1951 में। बाद में इसका नाम क्या रख दिया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रख दिया। बाद में इसका नाम क्या रख दिया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका नाम रख दिया, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। ठीक है। और सीएसओ की स्थापना कब की गई थी, 1951 में क्या की गई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, सीएसओ की स्थापना की गई। इसका काम ही क्या था कि हर साल भारत देश के अंदर क्या करना, राष्ट्रीय आय की गणना करना। तो क्वेश्चन आता है, भारत देश में राष्ट्रीय आय की जनगणना किसके द्वारा की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी, सीएसओ के द्वारा की जाती थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे बाद में क्या रख दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम दे दिया गया। और इसकी स्थापना की गई थी 1951 के अंदर, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ध्यान रखना साथियों, यहां तक क्लियर है, यहां तक। तो सीएसओ की स्थापना की गई थी 1951 में। तो इसी से क्वेश्चन निकल कर आता है, सीएसओ डे कब बनाया जाता है, सीएसओ डे कब बनाया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, 29 जून को हर साल क्या बनाया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। यह भी आपने याद रखना है। किसकी याद में 29 जून को ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी ना, वो तो की गई थी 2 मई 1951 को। ध्यान से सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि 29 जून को इस्टेब्लिशमेंट हुई इसीलिए 29 जून को बनाया जाएगा। सीएसओ की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2 मई 1951 को, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। लेकिन सीएसओ डे कब बनाया जाता है, 29 जून को बनाया जाता है। 29 जून को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पीसी महालुबोनिस का क्या होता है साथियों, जन्मदिन होता है, इनका बर्थडे होता है, इनका बर्थ होता है, इनका जन्मदिन होता है पीसी महालुबोनिस का। क्योंकि पीसी महालुबोनिस ही वो व्यक्ति है जो क्या थे, नेशनल इनकम कमेटी के क्या थे, पहले चेयरमैन थे, या जिन्होंने नेशनल इनकम कमेटी की क्या की थी, स्थापना की थी। इसीलिए 29 जून को हर साल क्या बनाया जाता है, सीएसओ डे बनाया जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है, सीएसओ डे बनाया जाता है 29 जून को। किसकी याद में, इस दिन याद क्या, बर्थडे होता है, पीसी महालुबोनिस का जन्मदिन होता है इस दिन। लेकिन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी, 2 मई 1951 को। कब की गई थी, 2 मई 1951 को। सीएसओ की स्थापना कब की गई थी, 2 मई 1951 को। सीएसओ डे कब बनाया जाता है, 29 जून को। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सीएसओ डे कब बनाया जाता है, 29 जून को बनाया जाता है। नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई थी, 1949 में बनाई गई थी। नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई थी, 1949 में बनाई गई थी। यार हो जाएगा साथियों आज के। अब बात करें अगर हम वर्तमान की, वर्तमान क्या है, वर्तमान का मतलब क्या है। वर्तमान के अंदर अगर पूछे कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है,
वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो एक डिपार्टमेंट था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये दोनों पहले अलग अलग थे। NSO पहले काम करता था गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करता था। गरीबी और बेरोजगारी की कैलकुलेशन कौन करता था? ये करता था NSSO। और नेशनल इनकम की गणना कौन करता था? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता था? जीडीपी की कैलकुलेशन कौन करता था? तो वो करता था CSO करता था। लेकिन अभी मई 2019 को क्या किया? इन दोनों को मिलाकर, NSSO प्लस CSO को मिलाकर एक नया संगठन बना दिया गया, एक नया ऑफिस बना दिया गया, जिसका नाम है NSO। दोबारा सुन लीजिए, NSSO की स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। और CSO की कब हुई थी? 1951 में हुई थी। NSSO का काम था गरीबी और बेरोजगारी की कैलकुलेशन करता था। ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए NSSO काम करता था। और CSO की कैलकुलेशन करता था राष्ट्रीय आय की। ये भी एनुअल होती थी ये, ठीक है, ये 5-5 साल के बाद होती थी, ये एनुअल होती थी। लेकिन अब दोनों को मई 2019 के अंदर मिलाकर क्या बना दिया? एक बना दिया, NSO बना दिया, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया। ध्यान रखना साथियों, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसका बना दिया नया राष्ट्रीय केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है अब इसका नाम NSO। तो वर्तमान में पॉवर्टी की कैलकुलेशन NSO, अनएम्प्लॉयमेंट की NSO और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन वर्तमान में कौन करता है? वो करता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है वर्तमान में भारत देश के अंदर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन। तो मैं आपको ये चीज, यहां तक ध्यान रखना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट का टॉपिक है ये, करंट से रिलेटेड हो चुका है। पहले CSO करता था, रिसेंटली अब इन दोनों को मिक्स कर कर एक बना दिया गया है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो एनुअली की जाती है, ध्यान रखना, साल की जाती है। कौन से साल की? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत देश के अंदर और भारत के बाहर जो नागरिक रहते हैं उनके द्वारा एक साल में कितना प्रोडक्शन या कितना प्रोडक्शन किया गया था, चाहे वो गुड्स के अंदर है चाहे वो सर्विस के अंदर है, उनका क्या किया जाता है? कैलकुलेशन की जाती है। इसमें एक आधार वर्ष माना जाता है, आगे पढ़ेंगे आधार वर्ष क्या होता है, लेकिन आप बेसिक बता रहे हैं एक बार। आधार वर्ष किसको माना जाता है? 2011-12 को क्या माना जाता है? आधार वर्ष माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। 2011 और 12 को क्या माना जाता है? बेस ईयर माना जाता है। ध्यान रखना ये चीज, अभी तक तो यही है बेस ईयर, आगे देखो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन होती है वो करते हैं 4 प्रकार से। सबसे पहला आता है GDP, NDP, GNP, NNP। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ध्यान रखना, 4 प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निबल, या जिसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एंड लास्ट एनएनपी होता है शुद्ध, या निबल कह दो, प्योर कह दो, प्योर तो नहीं लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में से शुद्ध या निबल, नेट राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक है, डिटेल से देखेंगे इसको। जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। फुल फॉर्म आपको फिर बता रहा हूं, याद रखना। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी चीजें पढ़ेंगे सारी कि नेशनल इनकम के अंदर किन किन चीजों को जोड़ा जाता है और नेशनल इनकम के अंदर किन किन चीजों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो काफी ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, मतलब लेक्चर काफी लंबा जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको 2 3 4 क्लासों तक हम जितना हो सका डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।